अच्छा जी, लिखा है इन द सर्किट शॉन एमीटर एक्स रीड्स 0.5 एम्पियर। तो व्हाट डज द एमीटर रीड? अच्छा जी, अगर एक्स जो है वो 0.5 एम्पियर शो कर भी रहा है आपके पास, तो सेम करंट फिर उससे भी पास करेगा। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ले आके देख सकते हैं आप। तो अगर आपका यहाँ से 0.5 एम्पियर करंट आ रहा है ना, तो एक ही वायर है, तो इससे भी 0.5 एम्पियर पास होगा, इससे भी 0.5 एम्पियर पास होगा, इससे भी 0.5 एम्पियर करंट ही पास होगा। तो सब में से जो करंट पास होगा वो 0.5 एम्पियर ही होगा। तो वाई में से भी फिर 0.5 एम्पियर करंट ही पास होगा। तो कौन से ऑप्शन पे जाना चाहेंगे आप? यकीनी तौर पे बी ऑप्शन पे हम जाएंगे, दैट इज़ 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। नंबर 30 है, इन सर्किट शोन ऑल द रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, विच सर्किट हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस। अच्छा जी, मान लें कोई भी एक फिक्स वैल्यू में लेके उस पर वर्किंग करता हूँ। जैसे मैं आमतौर पे 2 को कंसिडर कर लेता हूँ। 2 ज़रा इजीली हमें एक अच्छी वर्किंग वैल्यू दे देता है। तो 2 अगर मैं मान लूँ कि हर रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो 2 है, तो फिर 2 ओहम मानकर बाकी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ और बहुत आसानी से हम एक नतीजे पे पहुँच जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लें आप 2 है, तो ये भी 2 है, तो ये भी 2 है, ठीक है ना। दिस वन इज़ 2, दिस वन इज़ 2, दिस वन इज़ ऑल्सो 2, 2 और ये भी 2, ठीक है। अब ये बात है कि ये देख लें, ये तो 2 ओहम ही रहेगा। ये चूँकि सीरीज़ में आ गए तो 2 + 2 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? पैरेलल में है, तो पैरेलल में इनकी जब आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो आएगी 1 ओहम। 1 ओहम कैसे निकालेंगे आप देख लें। आप चाहें तो फार्मूला यूज़ कर लें, आप खुद भी कर सकते हैं। 1/r = 1/r1 + 1/r2, ये फार्मूला है, ठीक है जी। इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें R1 और R2 की, दोनों की। तो R1 की जगह भी मैं अगर यहाँ पे 2 पुट कर दूँ और R2 की जगह भी मैं यहाँ 2 पुट कर दूँ, तो 1/2 + ½ मेरे पास किसके इक्वल हो जाता है? 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है जी। और ये 1 का रेसिप्रोकल भी कर लें तो आंसर 1 ही आएगा। तो इसमें सी में मेरे हिसाब से जो आपकी रेजिस्टेंस आ रही है टोटल, वो 1 आ रही है, वो सबसे कम आ रही है, ठीक है। बाकी यहाँ भी 4 हो चुकी है, यहाँ 2 हो चुकी है। ये देख लें 2 + 2, ये तो 1 हो जाएगी, और 1 और 2 फिर दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे तो आपके पास, यानी इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है 2 + 2, इनकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो बनती है 1। तो फिर ये 1 और ये वाली रेजिस्टेंस 2, ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर आप देख सकते हैं सीरीज़ में आ जाएंगे। तो ये आपकी 2 और 1 टोटल कितनी आएगी? ये फिर 3 ओहम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आपकी ज़्यादा हो गई है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस है, और वो है सी। 31 में बात करते हैं, इन द सर्किट बिलो वन ऑफ द लैम्प ब्रेक्स कॉजिंग द अदर लैम्प्स टू गो आउट, विच लैम्प ब्रेक्स। एक ऐसा लैम्प यहाँ पे ब्रेक हुआ है जिसकी वजह से बाकी सब गए। तो वो एक ही लैम्प है जो आपको भी नज़र आ रहा है, वो है, देखें जी, आपको मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो लैम्प है वो डी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि डी है? द रीज़न बिहाइंड दिस के डी का जो कनेक्शन है वो एक ऐसे वायर के साथ है, या इस तरह की सिचुएशन बन रही है कि अगर डी गोज़ आउट होता है तो डी के गोज़ आउट होने से यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। और जब ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, आपका ये टूट जाएगा, तो फिर देख लें ये नेगेटिव से जो आपका करंट है पॉजिटिव, ये तो पूरा एक वायर आपको जो मिल रहा है करंट का फ्लो, वो पूरा सर्किट से फ्लो होना फिर ये बंद हो जाएगा। और जब सर्किट से करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो बाकी भी ऑन नहीं होंगे। तो आप कहें नहीं जी ये वाला तो अगर ब्रेक हो गया तो फिर यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं इसको रेस कर दूँ पहले, तो पहले मैं इसको रेस कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं जी ये वाला तो रेज़ हो गया है, लेकिन फिर यहाँ से जो है आप जो है इस वाले को कंसिडर कर लें और ये वाला लूप ले लें, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये दिस वन। तो ये वाला लूप आप कैसे लेंगे? ये भी पॉजिटिव से मिल रहा है और ये भी पॉजिटिव से मिल रहा है, तो इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। करंट उस वक्त फ्लो करता है जब एक उसका साइड पॉजिटिव से मिलेगा, दूसरा नेगेटिव से मिलेगा, तब वो करंट फ्लो करता, ठीक हो गया जी। तो इसलिए यहाँ पे ये वाले लूप का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। इस लूप में ब्रेक आते के साथ ही बाकी लैंप भी सारे के सारे बुझ जाएंगे, गोज़ आउट, वो ऑफ हो जाएंगे और कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर सी आपका, देखें मिसाल के तौर पे, अगर आप कहते हैं नहीं सी जो है वो मेरा गोज़ आउट हो जाता है, तो ठीक है, हो जाए। बाकी तो सर्किट में तो लैंप फिर करंट फिर भी फ्लो करता रहेगा। आप कहते हैं ए एम बी में से कोई एक गोज़ आउट हो जाता है, ठीक है। जब मैं इसको अगर क्लियर कर दूँ, चलें पिक्चर को सारी, मैं कहता हूँ कि आप कहते हैं नहीं सर इसमें से एक जो है वो ए और बी में से कोई एक गोज़ आउट हो जाए, तो हो जाए, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो बी करंट आपका यहाँ से आएगा पॉजिटिव से और टूवर्ड्स द नेगेटिव फ्लो कर जाएगा, ठीक है जी। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आई होप ये हो गया होगा। तो डी एक वाहिद पोजीशन पे था जहाँ पे डी की पोजीशन ऐसी थी कि डी अगर आपका गोज़ आउट होता है तो बाकी लैंप सारे इफेक्ट कर जाते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 32 भी देख लेते हैं। इधर अ फ्यूज़ और अ सर्किट ब्रेकर कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट द केबल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स फ्रॉम द लार्ज करंट दैट कॉजेज ओवर हीटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक दो उन्होंने तार बताई हैं, लाइव बताई, और बीच में एक तार लगा दी, आपको नज़र आ रहा है वाई का नाम दिया है।
तो पूछ रहा है कि आपसे भाई कहाँ पे आप फ्यूज़ लगाएंगे और किस जगह पे आप सर्किट ब्रेकर लगाएंगे। तो सिंपल सी बात है, चाहे फ्यूज़ लगाएं या सर्किट ब्रेकर लगाएं, दोनों ही लाइव वायर के अंदर लगाए जाते हैं, क्योंकि करंट की सप्लाई लाइव वायर से आ रही होती है। तो अगर लाइव वायर से करंट आ रहा होता है और यहाँ पे कोई फ्यूज़ आप लगा देंगे तो फिर वही जब ही इफेक्टिवली वो यूज़ हो सकेगा और वो उसको रोक सकेगा। अदरवाइज़ वायर में जाने पर तो उसको रोक नहीं सकेगा, ठीक है ना। तो वायर की तो पॉसिबल पोजीशन बनती नहीं है, चाहे आप सर्किट ब्रेकर लगा रहे हो या आप फ्यूज़ लगा रहे हो, दोनों की प्लेसमेंट जो होनी है वो एक्स में होनी है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू।